हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं जीव विज्ञान बायोलॉजी की 32nd मतलब 32 क्लास में 32वीं क्लास में। आज का हमारा टॉपिक होगा कोशिका विभाजन। तो अभी सब आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। बिना कॉपी पेन के आपको इस टॉपिक में कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। हम सब लोग अक्सर 99% जब बायो पढ़ते हैं इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं टीलोफेज, मेटाफेज, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, बोला यार ये क्या लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डेप्टोटीन है, छोड़ देते हैं इसको। मैं आपको अच्छे से कराने की कोशिश करूंगा। तो मेरा आपको ये सुझाव है, पेन कॉपी लेकर बैठना और अच्छे अच्छे पुण्य कमाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, तभी ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता होता है दो केस होते हैं हमारे शरीर में बहुत अच्छे, कि जब हमें घाव वगैरह होते हैं, जब हमें वुंड वगैरह होते हैं, कोई घाव हो जाता है तो घाव कुछ दिनों बाद भर जाता है, अर्थात वो ठीक हो जाता है। ठीक है, जो भी हमें इंजरी वगैरह लगी होती है वो ठीक हो जाती है, पहली बात। दूसरा केस आपने देखा होगा कि स्पर्म, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों मिलके एक नए सेल का निर्माण करते हैं, जिसे जायगोट बोला जाता है। बोला जाता है ना, जायगोट। जायगोट एक सिंगल सेल होता है, एक सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल, एकल कोशिका होती है, और वही बार बार डिवाइड होके बार बार इतने बड़े शरीर में बदल जाती है, मल्टी सेलुलर कोशिका में बदल जाती है, अरबों सेल्स हो जाते हैं, बिलियंस बिलियन सेल हो जाते हैं। कभी सोचा यार ऐसा क्या हो रहा होता है कि घाव ठीक हो रहे, सिंगल सेल से इतने सारे सेल्स हो रहे हैं? तो दिमाग में आया कि अच्छा, इसका ठीक है, ओवम बनाने में मुझे नहीं आ रही क्या कह रहे हो, ठीक है, वो सेल फॉलिकल क्या होती है, ओवम मतलब जो ओवेरी के, वो ओवम बनाने में, अंडाणु बनाने में हेल्प करते हैं। इधर स्पर्मेटा जो जेनेसिस होती है वो स्पर्म बनाने में हेल्प करती है। ये दोनों एक एक सेल है, ये दोनों सिंगल सेल है। इनसे जो ये जायगोट बन रहा है ये भी एक सिंगल सेल है। तो यहां से 1855 में जो सेल थ्योरी थी कि दुनिया की हर एक चीज सेल से बनती है, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जो 1838 में श्वान और स्लाइडन नाम के वैज्ञानिक ने दी थी, उसमें 1855 में वर्चो नाम के साइंटिस्ट ने एक नया पॉइंट जोड़ दिया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जितने भी न्यू सेल्स हैं, जितनी भी नई कोशिकाएं हैं, जितनी भी नई कोशिकाएं हैं, वो किससे बनती हैं? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। पहले से जो मौजूद सेल होते हैं उनसे नई कोशिकाओं का जन्म होते हैं। जैसे ये पहले से मौजूद है, इनसे एक नई कोशिका, जायगोट नाम की कोशिका बनी। तो इन्होंने एक पॉइंट जोड़ दिया 1855 में सेल थ्योरी में, कोशिका सिद्धांत में, कि जितने भी नए सेल्स होते हैं वो पुरानी कोशिकाओं से मिलते हैं। और इस पॉइंट को कहा जाता है ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, कि नए सेल या न्यू सेल्स फ्रॉम सेल्स, कि जो नई कोशिकाएं होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से जन्म लेती हैं। ठीक है, और ये शरीर की तो छोड़ो, जो लाइफ की कंटिन्यूटी है, लाइफ में निरंतरता या कंटिन्यूटी बनाने के लिए सेल का डिवीजन होना, सेल का रिप्रोडक्शन होना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक सेल से दूसरा सेल, जब वो सेल डेड हो जाता है, भाई सेल डेड भी तो होते हैं, एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड डेथ बोलते हैं जिसको, एपोप्टिस कुछ करके एक वर्ड होता है। तो जब सेल मृत हो जाते हैं तो नए सेल नहीं बनेंगे, तो सेल डेड हो गया, काम खराब हो जाएगा। इसलिए लाइफ में कंटिन्यूटी रहने के लिए, लाइफ में निरंतरता बनाए रखने के लिए सेल का डिवाइड होना जरूरी है। अब जो सेल डिवाइड होता है तो उसमें कुछ इवेंट्स होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं जिसमें सेल डिवाइड कर रहा होता है अपने। पहले तो सेल क्या करता है? रेडी होता है डिवीजन के लिए, तैयार होता है, खा पी के जवान होता है कुर्बानी के लिए। फिर क्या होता है कि वो डिवाइड होता है, अपने डीएनए को रिप्लिकेट करता है। भाई डिवाइड होने में जो उसके डीएनए था क्रोमोसोम के रूप में, वो भी तो न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड होगा। जब भी तो डीएनए, आधा डीएनए इधर चला गया, आधा इधर आ गया, ये डीएनए डिवाइड होगा ना, इसकी मात्रा बढ़ेगी। ये 2 है, 2 से कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 2 बाहर में बटना होगा इसको बाद में, और फिर ये 4 किस किस में डिवाइड हो जाएगा? 2 2 में। तो कहने का मतलब डीएनए क्या करता है? अपने आप को रिप्लिकेट करता है
और रिप्लिकेट करने के बाद में सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है या विभाजन होता है। तो ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है, ये जो घटनाएं होती हैं, सेल का तैयार होना, फिर डीएनए का डुप्लीकेट होना, कॉपी बनाना, डीएनए का रिप्लिकेट होना, ठीक है, डीएनए में डिवीजन होना, इन सबको एक वर्ड में कहा जाता है सेल साइकिल। क्या कहा जाता है, सेल साइकिल या कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र एक वो सिस्टम है, वो सीरीज ऑफ इवेंट है, घटनाओं का वो क्रम है जिसमें सेल तैयार होता है, रेडी होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और फिर डीएनए में विभाजन होता है। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ेंगे वो सेल साइकिल के अंदर पढ़ेंगे। अब इस सेल साइकिल में 3 फेज होते हैं मेनली। हालांकि मेन तो मुख्य तो 2 ही फेज होते हैं, लेकिन जब तक कोशिका द्रव साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, साइटोप्लाज्म का बंटवारा नहीं होगा, दोनों सेल अपनी मदर सेल से डॉटर सेल संतति कोशिकाएं अलग नहीं होंगी। तो सेल साइकिल में जो फेज होते हैं, जिन फेज से होकर गुजरती है, फेज का मतलब क्या होता है कि पहले फेज 1 देखा जाएगा, फिर फेज 1 कंप्लीट हुआ नहीं हुआ चेक किया जाएगा। तो इसी तरह हमारा शरीर, हमारी सेल भी देखते हैं कि उसका फेज 1 कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, चेक पॉइंट होते हैं, चेक करता चेक कंप्लीट हो गया, फिर इसमें पहुंचा दिया जाएगा नेक्स्ट फेज में। तो जो लेवल वाइज या फेज वाइज इवेंट होती हैं, एक के बाद में दूसरी, इसलिए हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल के फेजेस। तो 3 फेज होते हैं। पहला होता है इंटरफेज। पहला क्या होता है बच्चा, इंटरफेज। ठीक है, सभी लोग लाइक शेयर कर देना जिससे 100-200 लोग आ जाएं, ज्यादा नहीं, ज्यादा की अब तुम लोगों की सपोर्ट देख के ज्यादा का दिल नहीं करता बुलाने का। इंटरफेज, इसको पहले रेस्टिंग फेज भी बोलते थे, रेस्टिंग या विश्रामावस्था भी बोलते थे, इसको विश्रामावस्था क्या बोलते थे, विश्रामावस्था। समझ गए, कहने का मतलब कि इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता, नो डिवीजन। समझना मेरी बात को, कोई डिवीजन नहीं होता, रेस्ट कर रहा होता है, खूब खा पी रहा होता है, खूब अपने आप को न्यूट्रिएंट ले वे के खूब अपने आप को बड़ा कर रहा होता है। सेकंड, जब ये खा पी के तैयार हो जाता है, इसी फेज में फिर डीएनए रिप्लिकेट हो जाता है। ठीक है, इसमें 3 फेज होते हैं, अभी आगे जाके पता चलेगा। डीएनए का रिप्लिकेशन हो जाता है, खा पी के तैयार, डीएनए रिप्लिकेट, और फिर खाता पीता है डीएनए के रिप्लिकेट होने के बाद में, फिर आ जाता है सेकंड फेज, जिसे बोलते हैं एम फेज, माइटोटिक या म्यूसिस, या सिंपल भाषा में डिवीजन फेज। मतलब इसके अंदर विभाजन होता है। फिर से जो भी लोग तुरंत आए हैं उनको मैं बता दूं, हमारा टॉपिक है कोशिका विभाजन। कि जो सेल होता है, एक सेल जिसको मदर सेल बोलते हैं, मातृ कोशिका बोलते हैं। ठीक है बच्चा, इस मातृ कोशिका से कैसे डॉटर कोशिकाएं, कैसे संतति कोशिकाएं बनती हैं। डॉटर सेल्स को आप क्या बोलोगे, संतति कोशिकाएं। तो एक सेल से 2 सेल कैसे बनते हैं, और इसी कारण हमारे घाव भरते हैं, इसी कारण हमारे जाइगोट, जो नई जनरेशन होती है उसकी लाइफ बनती है या उसका बर्थ होती है। ठीक है, तो वही हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कौन कौन से चक्र होते हैं, किन चक्रों से होकर सेल डिवाइड होता है, किस तरीके से विभाजन होता है, एक मां से कैसे 2 डॉटर कोशिकाएं बनती हैं। तो उसमें हम कुछ फेज पढ़ रहे हैं, कुछ लेवल पढ़ रहे हैं। जैसे इंटरफेज, जिसमें सेल रेस्ट में होता है, कोई डिवीजन नहीं हो रहा होता है। ठीक है, इसी में डीएनए रिप्लिकेट भी हो जाता है, खाना पीना, अपनी डेली की लाइफ एंजॉय कर रहा होता है, सेल अपनी डेली एक्टिविटीज कर रहा होता है। नेक्स्ट होता है एम फेज। एम फेज, एम फेज वो फेज होता है जिसमें विभाजन होता है। अब विभाजन के भी 3 तरीके हैं, तीनों तरीकों को मैं बताऊंगा। ठीक है, विभाजन के जो हमारी शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं लिविंग बींग्स में, वो 3 तरीके से होती हैं। एक को बोलते हैं एमाइटोसिस, एमाइटोसिस, दूसरे को बोलते हैं माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। ठीक है, और तीसरे को बोलते हैं मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। और तीसरा होता है, इसमें क्या होता है, इस एम फेज में क्या होता है, जो डीएनए रिप्लिकेट हुआ था, तो आपको पता है डीएनए किसके रूप में पाया जाता है, क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम के रूप में संचित रहता है ना। डीएनए जो होता है सेल में किसके अंदर पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर रहता है। तो इसमें क्या होता है डिवीजन में, कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, आधे ऊपर चले जाते हैं, आधे नीचे आ जाते हैं, मतलब 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। और लास्ट होता है साइटोकाइनेसिस। लास्ट क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन या कोशिका द्रव्य का डिवीजन। अब जैसे ये 2 हैं, एक सेल के अंदर है, दोनों क्रोमोसोम अलग हो गए,
इसके ऊपर एक अलग न्यूक्लियर एनवेलोप आ गया, अलग से कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली आ गई, इसके ऊपर अलग से केंद्रक झिल्ली आ गई। अब ये जो साइटोप्लाज्म होगी इसकी, ये अलग हो जाएगी, एक सेल अलग बन जाएगा, दूसरा सेल अलग बन जाएगा, दो सेल बन जाएंगे। ठीक है, एक मात्र कोशिका से कितने सेलों का जन्म हो गया? दो सेलों का। तो इसमें तीन फेज होते हैं मुख्य, इंटरफेज, नो डिवीजन, माइटोटिक, एम फेज, इसमें विभाजन होता है, और साइटोकाइनेसिस लास्ट वाला, जिसमें पूरी साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाती है, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अब ये खाएंगे, पिएंगे, बड़े रहेंगे, इंटरफेस में फिर डिवीजन होगा, फिर इसे नई कोशिकाएं, इस तरीके से जो हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी है, नित्य नए सेलों का बनना चलता रहता है, लाइफ में निरंतरता बरकरार रहती है। ठीक है भैया, लाइफ में निरंतरता कैसे रहती है? एकदम बरकरार रहती है। अब देखो, ये जो इंटरफेस होता है, ये जो इंटरफेस होता है, सबसे ज्यादा यही होता है सेल में। जो सेल रहता है ना, सबसे ज्यादा जो कोई भी कोशिका रहती है वो किस फेज में रहती है? इंटरफेज में। ठीक है, सबसे ज्यादा समय कोई भी सेल किस में व्यतीत करता है? लॉन्गेस्ट टाइम इसमें रहता है, इंटरफेज में, जो पहला है। ठीक है, सेकंड मैंने क्या बताया था? डिवीजन होता है, विभाजन होता है। विभाजन दो तरीके से होता है, एक होता है, मतलब तीन तरीके बताए थे मैंने विभाजन के। एक सबसे पहले एमाइटोसिस। एमाइटोसिस जो सिंपल जीव होते हैं, जैसे अमीबा, ठीक है, अमीबा हुआ, जो सिंपल जीव होते हैं, हमारे भी एम्ब्रायोनिक स्टेज में कभी कभी एमाइटोसिस होता है, कहीं कहीं अमीबा कार्टिलेज में भी एमाइटोसिस होता है। अमीबा हुआ, ईस्ट वगैरह हुए, या और प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया वगैरह, बहुत ही जो सिंपल सेल होते हैं, बिल्कुल सिंपल जीव होते हैं, उनमें एमाइटोसिस होता है। क्या होता है कि पहले जो आपका न्यूक्लियस होता है ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, फिर न्यूक्लियस बीच में से टूट जाता है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, फिर बीच में जो साइटोप्लाज्म होती है वो डिवाइड हो जाती है, और सिंपल एक कोशिका से दो कोशिकाओं का जन्म होता है, जैसे कि अमीबा में होता है। ठीक है, तो एक से दो कोशिका एमाइटोसिस, बिल्कुल ही सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ खास इसमें नहीं होता। ठीक है, और ये होता किसमें है? अमीबा, प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया, ईस्ट, बहुत ही सिंपल में। चलिए, सेकंड वाला जो होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे सोमेटिक सेल में होता है, हम सबसे ज्यादा जिसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो होता है माइटोसिस डिवीजन, जिसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, ये सोमेटिक सेल में होता है। कौन से सेल में होता है? सोमेटिक कोशिका, कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाएं मतलब स्पर्म और ओवा को छोड़ के, सेक्स गैमेट्स को छोड़ के, ठीक है, जितने भी सेल होते हैं, चाहे ये मेरा मतलब जो मेरे सेल मर जाते हैं उनसे जो नए सेल बनते हैं, या जो मेरे घाव वगैरह भरते हैं वो, या जो मैं छोटे से बड़ा होता हूं, ये जितने भी सेल होते हैं इनको सोमेटिक सेल कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरे वाली होती है वो होती है मियोसिस, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। ये होती है गैमेट्स में। ठीक है, जो सेक्स सेल्स होते हैं स्पर्म और ओवा में। ठीक है, स्पर्म और ओवा में जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है? मियोसिस नाम का विभाजन होता है। सेल्स होते हैं कायिक कोशिका, चाहे वो मेरी ग्रोथ के लिए काम आते हो, चाहे वो मेरे घाव वगैरह भरने के काम आते हो, उन सब में कौन सा डिवीजन होता है बच्चा? सोमेटिक सेल डिवीजन होता है। अभी धीरे धीरे सारा समझ लोगे। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा क्या अंतर है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, नंबर ऑफ गुणसूत्र या जिन्हें आप क्रोमोसोम कहते हो वो सेम रहते हैं। किसमें? मदर कोशिका और मदर से जो डॉटर कोशिकाएं बनती हैं, डीडी मतलब संतति कोशिकाएं बनती हैं, मातृ कोशिका से जो संतति कोशिका बनती है, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। 46 इसमें, 46 इसमें, 46 इसमें, 23 जोड़े। तो ऐसे वाला जो ये डिवीजन रहता है इसको हम द्विगुणित डिवीजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुणित या डिप्लॉयड। कौन सा डिवीजन कहते हैं? डिप्लॉयड सेल्स। क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है तो इसको क्या कहा जाएगा? डिप्लॉयड। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत?
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? इस चैप्टर से क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। ये सोमेटिक याद रह गया ना, बहुत अच्छी बात मत करना। चलिए क्या बताया, द्विगुणित डिप्लॉयड, जिसमें नंबर ऑफ कोशिकाएं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। 2n इसमें, 2 23 दूनी 46 इसमें, 46 इसमें, 46 इसमें। सोमेटिक मतलब सेक्स सेल से अलग। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है, क्या बनती है, 4। इसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, और सारे के सारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित। अगुणित मतलब आधे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें क्या रहते हैं, चारों के चारों में आधे आधे रहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, आधे रहते हैं। फिर से समझ लो, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी रह जाती है, हाफ रह जाती है, रिडक्शन हो जाता है। ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वल, इसमें भी इक्वल और डॉटर सेल्स में भी इक्वल। ये हास विभाजन होता है, हास माने डिविजनल, रिडक्शनल, इसमें रिडक्शन हो जाता है। इसमें 46, इनमें 23 23 23 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये मेल गैमेट्स में होता है, मतलब जो सेक्स गैमेट्स होते हैं इनमें होता है। तो एक स्पर्म के 23, एक ओवा के 23, दोनों मिलके जो जाइगोट होता है उसको कितना बना देते हैं, 46। मतलब जाइगोट को दोबारा से डिप्लॉयड फॉर्म में ले आते हैं, इसलिए इसमें आधे आधे पाए जाते हैं। भाई 23 मेल से, 23 पिता फीमेल से, दोनों से मिलकर जाइगोट में कितने होते हैं, 46। और इस वजह से मेल और फीमेल की जो स्पर्म और ओवा होते हैं उनके क्रोमोसोम और उनका डीएनए आपस में बहुत अच्छे से क्रॉस ओवर हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जिसकी वजह से जो संतान होती है उसमें माता के लक्षण भी होते हैं, पिता के लक्षण भी होते हैं। मतलब संतान में वेरिएशन आते हैं। ये जो मियोसिस नाम की डिवीजन होती है, इसकी वजह से संतान में क्या आते हैं बाबू, वेरिएशन आते हैं। जबकि जो ये वाला होता है माइटोसिस वाला, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। इसमें क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक से ही आते हैं, सेम रहते हैं, पेरेंट सेम रहता है, तो इस वजह से कोई भी वेरिएशन नहीं आता। दूसरी बात आती है कैंसर कोशिकाएं। देखो सेल क्या होता है, सेल, ये जो क्रोमोसोम होते हैं आपने कुछ इस तरीके का पढ़ा होगा क्रोमोसोम को। ये जो क्रोमोसोम के जो एंड होते हैं, ठीक है ना, इनको टीलोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीलोमियर। यहाँ पे डीएनए रहता है, जैसे जैसे सेल डिवाइड होता रहता है ये टीलोमियर शॉर्ट होते रहते हैं, छोटे होते रहते हैं। तो जब एक सेल, सोमेटिक सेल की बात कर रहा हूं, कायिक कोशिका की बात, किसकी बात कर रहा हूं, कायिक कोशिका, अदर देन सेक्स गैमेट्स वाले जो सेल होते हैं, ठीक है ना यार, आप बात मत करो प्लीज, ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे डिवीजन होता रहता है, लगभग जब एक सेल 52 बार इस तरह का कोई डिवीजन हो जाता है तो टेलोमियर बहुत छोटे हो जाते हैं और वो सेल क्या होता है, मर जाता है। क्या होता है, वो सेल मर जाता है, ठीक है मेरे भाई, सेल क्या हो जाता है, मर जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये टीलोमियर शॉर्ट नहीं होते, इनके ऊपर डीएनए जमा होता रहता है और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है। क्या हो जाती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड डिवीजन, बार बार वही सेल डिवाइड होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, कंट्रोल नहीं रहता। और अगर माइटोसिस कंट्रोल नहीं रहती तो वो जो सेल है जिसमें अनियंत्रित वृद्धि होती है, अनियंत्रित विभाजन होता है, उस सेल को आप क्या कहने लगते हो, कैंसर सेल। क्या कहने लगते हो, कर्क कोशिकाएं या कैंसर कोशिकाएं। तो जो माइटोसिस होती है ना, समसूत्री विभाजन अगर अनकंट्रोल्ड होने लगे तो क्या होता है, वो कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं बनती है, कैंसर कोशिकाएं। चलिए ये तो हो गया मोटे मोटे तौर पे आपके लिए जानकारी। अब एक एक फेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने किस फेज को बताया था, तीन इंटरफेस को बताया था। 3 फेज थे ना, क्वेश्चन आंसर नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं सब करा दूंगा, ठीक है। जितना भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं सब करा दे रहा हूं, आप लोग परेशान मत कीजिए, ठीक है, आप परेशान मत होइए जरा भी। चलिए अब बात करेंगे एक एक फेज की। जो इस कुछ क्लास को अच्छे से देख लेगा थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, और भैया जिसको नहीं देखनी प्लीज आप सो जाओ, बात मत करो, ठीक है। इंटरफेस मैंने क्या बताया था, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक सेल इसी में रहता है,
सबसे लंबे समय तक सेल इसी में विचरण करता है, सबसे लंबे समय तक सेल इसी में बिताता है, सबसे लंबा समय। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल पोषक तत्व लेके, सेल न्यूट्रिएंट लेकर, पोषक तत्व लेकर, पोषण लेकर, या क्या कह सकते हैं, पोषक तत्व लेकर खूब सारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्योंकि तभी तो सेल बड़ा होगा, सभी तो सेल में वृद्धि होगी। सेल छोटा सा था, इसको भी तो बड़ा होना मांगता है, तो खूब सारा प्रोटीन का संश्लेषण करता है, लिपिड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाता है, और कहने का मतलब पूरी तरीके से अपने आप को मेटाबॉलिकली एक्टिव रखता है, ग्रो करता रहता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये सेल की वो लाइफ होती है, कोशिका की वो जिंदगी होती है जिसे आप उसकी डेली लिविंग कहते हो। वो आराम से अपना मस्ती कर रहा होता है, न्यूट्रिएंट वगैरह लेकर खुद को बड़ा कर रहा होता है। कौन सा? इंटरफेस एक ऐसा फेस है, इसको भी 3 फेस में बांटा है। जो इंटरफेस है ना, इसको भी 3 फेस में बांटा है। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता। इंटरफेस को 3 फेस में बांटा गया है। कितने फेस में? 3। ठीक है, इंटरफेस को 3 फेस में बांटा गया है। सबसे नंबर 1 G1 फेस, G1 फेस, इसको बोलते हैं गैप 1, गैप 1 फेज। G1 का मतलब क्या है? गैप 1 फेज। चलिए, इसमें क्या होता है, सेल का साइज डबल हो जाता है, सेल का साइज डबल, जो सेल का आकार है वो कैसा हो जाता है? डबल हो जाता है। हाई अमाउंट में प्रोटीन, हाई अमाउंट में प्रोटीन, क्योंकि सेल डिवीजन की तरफ बढ़ रहा है, तो यहां से सेल अपने आप को मजबूत बनाना शुरू करता है, सेल का साइज डबल हो जाता है। हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लगती है, प्रोटीन संश्लेषण बढ़ने लगता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि का ज्यादा निर्माण करने लगता है। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात है, डीएनए कंटेंट सेम होता है, डीएनए कंटेंट सेम रहता है, डीएनए में कोई चेंज नहीं आता, डीएनए की मात्रा में कोई चेंज नहीं आता। फिर से समझ लो, इंटरफेस का जो पहला फेस होता है, ठीक है, ये इस तरीके का कुछ सीन है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का सीन है। जब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक सबसे ज्यादा जो सेल का फेस फैला हुआ है वो है इंटरफेस। ठीक है भैया, यहां पर फिर G1 फेस आता है, फिर सिंथेसिस फेस आता है, फिर G2, और यहां पे क्या होता है? डिवीजन होता है। यहां पे क्या होता है भैया? डिवीजन होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और यहां पे क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। कहने का मतलब साइटोप्लाज्म बढ़ जाती है, और फिर सेल इंटरफेस में रहता है, तैयार होता है, खाता पीता है, डीएनए को रिप्लिकेट करता है, फिर किसमें आ जाता है? G2 फेस में। तो जो पहला वाला फेस है इसमें रेस्ट करता है, सेल का साइज खा पी के, प्रोटीन को बढ़ाने का काम क्या है? तभी तो जब प्रोटीन बढ़ेंगे तभी तो उसका साइज बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह बनाता रहता है, साइटोप्लाज्म बड़ी हो जाती है, ठीक है, और खूब ज्यादा सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। ठीक है, सेल कैसा रहता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, सेकंड फेज पे आते हैं, जो इंटरफेस का सेकंड फेज होता है। सेकंड, जो इंटरफेस का सेकंड फेज रहता है उसे बोलते हैं एस या सिंथेसिस फेज। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस या संश्लेषण फेज। क्या बोलते हैं इसको? संश्लेषण फेज। संश्लेषण में कुछ नहीं होता इस फेज में। इसमें क्या होता है? डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। डीएनए का क्या होता है? रिप्लिकेशन। कहने का मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो अपनी कॉपी बनाते हैं। गुणसूत्र क्या बनाते हैं? कॉपी। भाई गुणसूत्र अपनी कॉपी बनाएंगे, अपना प्रतिरूप बनाएंगे, तभी तो डीएनए रिप्लिकेट होगा। सोचने वाली बात है, डीएनए रिप्लिकेट, डीएनए डबल डुप्लीकेट कैसे होगा? क्योंकि डीएनए किसमें पाया जाता है? क्रोमोसोम के रूप में। तो क्रोमोसोम क्या बनाते हैं? अपनी कॉपी बनाते हैं। यहां पे 2 एंजाइम होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर 2 एंजाइम काम आते हैं, ये आपको नहीं पता होगा। एक एंजाइम होता है हेलिकेज। क्या नाम होता है एंजाइम का? हेलिकेज। एक हेलिकेज नाम का एंजाइम होता है, हेलिकेज। इस हेलिकेज का काम क्या आपको पता है?
कि जो डीएनए होता है उसकी संरचना कुछ इस तरह की द्विकुंडलित होती है ना, डबल डबल हेलिक्स। तो इस द्विकुंडलित को अलग अलग करने का काम करता है, मतलब ये डीएनए को अनवाइंड करता है। जो इसकी कुंडली है ना, कुंडली को तोड़ता है। जब कुंडली टूट जाएगी तो ये जो किससे बना होता है डीएनए, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएंगे, फ्री। समझने वाली बात है। देखो, जब हेलिकेज नाम का एंजाइम इसके बॉन्ड को तोड़ के इस डबल से सिंगल कर देगा तो न्यूक्लियोटाइड अलग अलग होंगे। जैसे ही न्यूक्लियोटाइड अलग होंगे, उन फ्री न्यूक्लियोटाइड को बांधने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज उनको बांधता रहता है और क्या करता है, नए क्रोमोसोम बनाता रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। पहले डीएनए रिप्लिकेट कब होगा, जब क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाएंगे। उसको बनाने के लिए क्या करता है एंजाइम हेलिकेज। हेलिकेज नाम का एंजाइम इसकी जो संरचना होती है द्विगुणित, इस द्विगुणित संरचना को तोड़ देता है, दो कुंडली को तोड़ देता है और तोड़ के उसे अनवाइंड कर देता है कुंडलियों को। जैसे ही कुंडली अलग होती है तो न्यूक्लियोटाइड फ्री हो जाती है, मुक्त हो जाती है, और मुक्त एंजाइम मुक्त न्यूक्लियोटाइड को दोबारा से अलग डीएनए में बांधने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम। कौन करता है भैया, डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम। ठीक है, तो सिंथेसिस फेज में डीएनए अपनी कॉपी करता है। ये क्वेश्चन आता है, इन डैश फेज ऑफ इंटरफेज डीएनए रिप्लिकेट्स इटसेल्फ, कि इंटरफेज के किस लेवल पे या किस फेज में डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करने का काम करता है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है ना। हेलिकेज क्या काम करता है, पहले तो वो अनवाइंड होगा तभी तो वो इकट्ठा होगा। ठीक है, तीसरा फेज जो होता है G2 फेज, मतलब इंटरफेज का जो तीसरा पार्ट होता है इसे बोलते हैं गैप 2 फेज। गैप 2। अब जो डीएनए रिप्लिकेट हुआ है, जो डीएनए रिप्लिकेट हुआ है वो फिर से उसी सेल में फिर से ग्रोथ होने लगेगी और ग्रोथ होगी। अब जवानी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, ग्रोथ होगी और वृद्धि रिज्यूम हो जाएगी, वृद्धि दोबारा होने लगेगी। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह डिवाइड हो जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है वो डिवाइड होगा। अब सेल किस स्टेज पे पहुंच गया है, G2 फेज के बाद में डिवीजन फेज तक पहुंच गया है। जो G2 फेज है इसका कंप्लीशन होना एक चेक पॉइंट होता है। शरीर अपने आप को चेक पॉइंट करता रहता है, सेल अपने आप को चेक करते रहते हैं कि भैया ये अगर G2 फेज कंप्लीट होगा तो मैं किसको स्टार्ट करूंगा, विभाजन को, या मैं डिवीजन को स्टार्ट करूंगा। जिस तरह से G1 कंप्लीट हुआ था तो S फेज स्टार्ट हुआ, S कंप्लीट हुआ तो G2 फेज। अब सेल को पता है यहां तक हो गया रेस्ट, इसके बाद में मुझे डिवीजन करना है। ठीक है, डिवीजन करने वाले तरीके को आजमाना है। तो यहां पे आके डिवीजन हो जाता है। अब मान लो कोई केस हो गया, कुछ ऐसा काम हो गया कि G2 फेज कंप्लीट नहीं हुआ तो सेल रेस्टिंग फेज में पहुंच जाते हैं, जिसको G0 बोलते हैं। ठीक है, सेल कहां पहुंच जाते हैं, रेस्टिंग फेज में। अब फिर दोबारा से वहां से G1, S और G2 शुरू होंगे। ठीक है, चेक पॉइंट होते हैं। चलिए, अब हमारे पास सेल का डुप्लीकेट है, मतलब क्रोमोसोम की डुप्लीकेट कॉपी है, और डीएनए का उनके रूप में डीएनए हमारे पास रिप्लिकेटेड है, डबल है। सेल पूरी तरीके से ग्रोथ में है, पूरी तरीके से सेल में कोशिका में वृद्धि हो चुकी है। तो अब आ जाता है हमारा डिवीजन फेज। तो मैंने क्या बताया था, डिवीजन दो तरीके से होता है। डिवीजन कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। जो विभाजन होता है, या तो मुख्य, आप हमारे शरीर की बात करेंगे अपने की, माइटोसिस से कर दो, अर्धसूत्री, या आप मियोसिस से कर दो। तो पहले हम लोग अर्धसूत्री देखते हैं, माइटोसिस की बात करते हैं, क्योंकि जो इंटरफेस होता है वो तो दोनों में सेम होता है। समसूत्री विभाजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, समसूत्री विभाजन की बात करते हैं, जो कि सोमेटिक सेल्स में होता है। ठीक है, किसमें होता है ये, सोमेटिक सेल्स में। किसमें होता है, सोमेटिक सेल्स में। चलिए, सबसे पहले इसको फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, उन्हीं ने इसका नाम रखा था। ठीक है, माइटोसिस। 1882 में सबसे पहले फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने देखा था इसको। ट्रीट्यूरस मैस्कुलस करके एक रेप्टाइल था, उसके अंदर। इतना ज्यादा आप मत समझो, एक सेकंड में इसको भर लो, खत्म होगा।
क्वेश्चन करोगे इसके सब ठीक हो जाएगा। हालांकि इसमें से क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आते हैं। ठीक है, चलिए। इसी में क्या होता है, अगर इसका सही से डिवीजन ना हो तो कैंसर होता किसमें है, कायिक कोशिकाओं में, सोमेटिक सेल्स में, कायिक कोशिका या सोमेटिक सेल्स में होता है। और इसी में अनकंट्रोल डिवीजन होने से क्या होता है, कैंसर। तो देखो, जो माइटोसिस होता है इसमें डिप्लॉइड सेल, कौन सा सेल बनता है, डिप्लॉइड, मतलब द्विगुणित सेल बनता है। जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या समाप्त रहती है। एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं। क्या बनते हैं, दो डॉटर सेल, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है एकमात्र कोशिका से। एकमात्र कोशिका से कितनी संतति कोशिकाओं का जन्म होता है, दो, जिनमें क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अगर मदर में 46 हैं तो जो ये दूसरी वाली होती हैं इनमें भी कितने रहते हैं, 46 क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, ठीक है, ये भी कई फेज में कंप्लीट होता है। जो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता है ये कई फेज में कंप्लीट होता है। आप इसको शॉर्ट में कर लोगे पी मेट, इस तरह से आप याद कर लोगे। पी से प्रोफेज, इसको क्या बोलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, सेकंड फेज क्या होता है, मेटाफेज। अब इसमें तरीके बताऊंगा, एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। मेटाफेज, तीसरे में होता है एनाफेज, एनाफेज, पीमेट, एनाफेज आता है। इनको, इन चारों को लाइन से लगाने के, पहला कौन सा होता है, बाद में, पहला नंबर पे ये, उसके बाद में ये, तीसरे बाद में, चौथे नंबर पे क्या होता है, टीलोफेज। ये जो टीलोफेज होता है, टीलोफेज डिवीजन का अंतिम होता है। इसके बाद में क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। इसके बाद में जो आपकी साइटोप्लाज्म होती है, जो कोशिका द्रव्य होता है, वो कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना। रुक जाना एक सेकंड। अरे धुल, तूने कहां से क्या खाया था रे, घर में भी ऐसे ही कहता है क्या, जरा अपने घर में एक बार बोल के आना माँ बहन के सामने, हैं, शर्म आएगी उन्हें। तो कहां कहां से आ जाते हो, अनपढ़ हो भी तो नहीं रहे, बदतमीज। ठीक है, चलिए, यहां तक समझ में आया कि जो माइटोसिस होती है इसकी चार फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब इन चारों में होता क्या क्या वो पढ़ेंगे। टीलोफेज लास्ट होता है, प्रोफेज से स्टार्ट होती है, टीलोफेज पे एंड होता है। उसके बाद में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, और एक कोशिका से, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। थोड़ी सी देर की बात है, परेशान मत होना, ठीक है। अगर किसी को नींद आ रही है तो सो जाओ, सुबह पढ़ा देना, मैं इसको कंप्लीट करके बंद करके सोऊंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चा, प्रोफेज की, ठीक है। तो देखो, प्रोफेज, प्रोफेज, इसके बारे में दो तीन पॉइंट लिख लेना, ठीक है। प्रोफेज सबसे पहला और सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट, मतलब डिवीजन का सबसे लंबा, डिवीजन का सबसे लंबा। वैसे अगर ओवरऑल की बात करें तो इंटरफेज सबसे लंबा होता है, ठीक है। चलिए, प्रोफेज लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लंबा होता है, और हाइड्रेशन हो जाता है इसमें, निर्जलीकरण। क्या होता है इस फेज में, सेल के अंदर से निर्जलीकरण होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, गुणसूत्र दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तीसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है
न्यूक्लियर एनवेलप, जिसे आप केंद्रक झिल्ली बोलते हो, ये गायब हो जाता है। और केंद्रक झिल्ली गायब होने की वजह से आपको पता है न्यूक्लियस अपने आप गायब हो जाएगा। डीएनए, आपको पता है कि जो डीएनए था क्रोमोसोम में, उस वो 4 मतलब 1 की 2 कॉपी बन चुकी है। और वो जो डीएनए है वो सेल के बीच में आ जाता है। कहां जाता है डीएनए? सेल के बीच में। जो क्रोमोसोम होते हैं वो किसके बीच में आ जाते हैं? सेल के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, एक्स टाइप होते हैं ना इस तरह से, ये कहां जाते हैं? सेल के बीच में। ठीक है, और सेल के ऊपर और नीचे एक सेंट्रोसोम नाम की कुछ, मैंने जब आपको सेल पढ़ाया था तो मैंने बहुत स्मॉल स्मॉल आपको माइक्रो ऑर्गेनेलिज बताई थी कि सेल के अंदर बहुत छोटे सेंट्रोसोम नाम की चीजें होती हैं। वो सेंट्रोसोम जो होते हैं उनके चारों तरफ थोड़े से फाइबर से बन जाते हैं, जिन्हें एस्ट्रल रेज कहते हैं। एस्ट्रल रेज या सेंट्रोसोम रश्मियां बोलते हैं इनको, तारक रश्मियां। क्या बोलते हैं? तारक रश्मियां, तारकाय रश्मियां। एक इधर बन जाती है और एक इधर बन जाती है, दोनों तरफ। और सेल कहां जाते हैं? सेंट्रोसोम कहां जाते हैं? बीच में थोड़े से कंडेंस हो जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम होते हैं क्या हो जाते हैं? थोड़े से कंडेंस, थोड़े से संगठित, तो जिससे कि ये दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो प्रोफेज सबसे लंबा है, निर्जलीकरण हो जाता है, केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, सेंट्रोसोम जो तारकाय होते हैं उनकी रश्मियां बन जाती हैं, तारक रश्मियां बन जाती हैं। और ये कहां से आ जाता है? ये चीज बीच में आके इकट्ठी हो जाती है। चलिए, ये जो इंडिविजुअल होते हैं ना, इनको क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स। इंडिविजुअल्स को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड जो क्रोमोसोम का इंडिविजुअल पार्ट होता है, क्रोमेटिड्स। और इनका जो बीच वाला हिस्सा होता है, ये वाला बीच वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। इसका काफी योगदान होता है क्योंकि जो तरकु तंतु होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, वो इसी से जुड़े रहते हैं। चलिए, अभी समझ में आएगा, रुकना थोड़ा थोड़ा, जब पूरा कर लोगे ना एक बार तो काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपने अभी देखा कि इस तरफ भी कुछ तारक रश्मियां थी, इस तरफ भी कुछ तारक रश्मियां थी। इनके बीच में बहुत छोटे छोटे माइक्रोफाइबर्स होते हैं। माइक्रोफाइबर्स, इन माइक्रोफाइबर्स में बहुत महीन धागे, इन माइक्रोफाइबर्स को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। तरकु तंतु, तरकु तंतु। तो कहने का मतलब जब प्रोफेज कंप्लीट होती है और मेटाफेज शुरू होती है, प्रोफेज कंप्लीट होता है और मेटाफेज नाम का पीमेट पढ़ाया था ना कि मैंने, पीमेट। तो जब मेटाफेज शुरू होती है तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये पूरी तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स क्या हो जाते हैं? पूर्ण विकसित हो जाते हैं, कंप्लीट डेवलप हो जाते हैं, एक सेंट्रोसोम से, एक एस्ट्रल रेज से दूसरे रेज में। तीसरी बात, जो ये क्रोमोसोम थे ये बिल्कुल इस तरह से, ये जो इक्वेटर होता है ना, जो एक सेल का इक्वेटर है, बिल्कुल बीच वाला प्लेन, इस बीच वाले प्लेन पे इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब क्रोमोसोम कहां जाते हैं? बिल्कुल मिडिल में, मध्य में या इक्वेटर पर इकट्ठे हो जाते हैं। पहली बात, मेटाफेज में और ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं। और अगर आपको क्रोमोसोम की स्टडी करनी है अच्छे से, गुणसूत्र का अध्ययन करना है, तो मेटाफेज सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसमें ये सबसे बेहतर तरीके से दिखाई देते हैं। तो मेटाफेज नाम का जो फेज होता है, इसमें स्पिंडल फाइबर्स, इनको जोड़ने वाले बिल्कुल विकसित हो जाते हैं। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से चिपक जाते हैं। किससे चिपक जाते हैं? क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से। क्रोमोसोम को स्टडी करने का, पढ़ने का सबसे मोस्ट सुटेबल टाइम यही है। तो मेटा माने मिडिल, मेटा से क्या समझ लेना? मिडिल में आ जाते हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे इन स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट होने लगते हैं। अगर ये स्पिंडल फाइबर्स सिकुड़ेंगे, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ये छोटे होंगे तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। कहने का मतलब ये आधा हिस्सा ऊपर खींचेगा, आधा हिस्सा किधर खींचेगा? नीचे। भाई ये स्पिंडल फाइबर्स इस सेंट्रोमियर से अटैच थे ना क्रोमोसोम के से, ये क्रोमोसोम है, इसकी ये सेंट्रोमियर है। तो अगर कोई चीज इससे अटैच है तो इधर खींचे, इधर अटैच है, इधर अटैच है, तो ये इतने हिस्से को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी और इतने हिस्से को अपनी तरफ। तो ये जो मेटाफेज होता है इसमें स्पिंडल फाइबर्स पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। और जब ये अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं तो उस फेज को बोलते हैं एनाफेज।
आने दे, आने दे मतलब अपनी तरफ आने दे, एनाफेज। क्या बोलेंगे हम उसको तीसरे वाले को? एनाफेज, एनाफेज, अपनी तरफ आने दे। इस तरीके से याद करना। कहने का मतलब स्पिंडल फाइबर्स और शॉर्ट होके इनको पोल्स की तरफ खींचते हैं। इनको किसकी तरफ खींचते हैं? पोल्स की तरफ। ये तो एस्ट्रल रेज है। जो क्रोमोसोम होते हैं इनको किसकी तरफ खींच लेते हैं? पोल्स की तरफ खींच लेते हैं। नीचे वाले नीचे की तरफ आ जाते हैं, दूसरे वाले दूसरे की तरफ। ठीक है, इन्हें अपनी तरफ। और ये जो शेप होती है ये कुछ वी जैसी शेप है ना, तो एनाफेज में जो आकृति हो जाती है इंडिविजुअल क्रोमेटिड्स की, ये कैसी हो जाती है? वी शेप की हो जाती है। ये तंतु फाइबर अपनी तरफ इनको खींच लेते हैं और ये किधर तरफ आके इकट्ठे हो जाते हैं? जो क्रोमोसोम थे ना, इस तरीके से थे ना दो, तो ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, नीचे वाला हिस्सा नीचे, क्या बन जाती है? वी आकृति के बन जाते हैं। किस फेस में? आने दे, अपनी तरफ आने दे। ठीक है ना, इनमें एक रिपल्सन हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से दूर की तरफ चले जाते हैं। फिर अब आ जाता है इससे अगला फेज, जिसे क्या बोलते हैं? टीलोफेज। चौथा फेज आ जाता है। चौथे फेज को क्या कहते हैं? टीलोफेज। ये टीलोफेज अंतिम फेज होता है डिवीजन का। इसमें क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है इनके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप आने लगती है। जो टीलोफेज है इसमें केंद्रक झिल्ली दोबारा आ जाती है, केंद्रक झिल्ली दोबारा आ जाती है। ठीक है, बाकी जो केंद्रक झिल्ली इनके ऊपर दोबारा आ जाती है और बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं उनका भी विकास होने लगता है। अदर सेल ऑर्गेनेलीज भी डेवलप होने लगती है। और फिर लास्ट में आता है साइटोकाइनेसिस। अंतिम जो सेल साइकिल का फेज होता है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव विभाजन। तो कोशिका द्रव विभाजन में क्या होता है कि इसमें कोशिका द्रव में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? सर कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब संकुचन आ जाता है। और धीरे धीरे संकुचन क्या होता है? बिल्कुल अलग हो जाता है। और इस तरीके से एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। एक सेल से, एक डॉटर कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं? दो कोशिकाएं। इनमें ज्यादा वेरिएशन इसलिए नहीं आता क्योंकि ये एक ही मदर से बनी होती हैं। इनमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए का क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले इंटरफेज होता है जिसमें रेस्ट कर रहा होता है। इंटरफेज के जो दो फेज होते हैं G1 S और G2, इन सब में ग्रोथ करता है। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसमें क्या होता है? डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। इंटरफेस के बाद में डिवीजन होता है। डिवीजन 4 मेन होता है। पहले प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो बीच में आ जाते हैं। ठीक है, फिर होता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो जाते हैं? वो मध्य में से लाइन लगा लेते हैं। फिर होता है एनाफेज। एनाफेज में वो दोनों टूट के रिपल्सन से दोनों तरफ चले जाते हैं। और टीलोफेज में ये एक कोशिका दो, मतलब ये जो दोनों हैं इनके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप इकट्ठा हो जाता है टीलोफेज में। और लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें आपकी साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाती है। एक कोशिका से कितने का जन्म हो जाता है? 2 कोशिकाओं का जन्म हो जाता है। इनको डिप्लॉयड कोशिकाएं बोलते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर इसमें इनकी मातृ कोशिका मदर सेल में 46 थे, 23 पेयर थे, तो इन कोशिकाओं में भी कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें ज्यादा वेरिएशन या ज्यादा सेल्स में बदलाव नहीं आता या वेरिएशन आता ही नहीं है क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं मदर की। वेरिएशन वहां आता है जहां दो तरीके का डीएनए आपस में मिल रहा होता है, तो वहां पे जीन्स का क्रॉसिंग ओवर होता है, एक दूसरे में जीन्स की अदला बदली होती है, जिसकी वजह से वेरिएशन आने के चांस रहते हैं। ठीक है, चलिए तो वेरिएशन वाला पढ़ लेते हैं। लास्ट थोड़ी देर का है, जिसे बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, स्पर्म और ओवम सेक्स सेल्स में होता है, स्पर्म और ओवम में। ठीक है, स्पर्म और ओवम में होता है, सेक्स सेल्स में होता है। 1905 में ये जो टर्म थी, 1905 में जैसे 1882 में फ्लेमिंग ने माइटोसिस दिया था, इसी तरह 1905 में मुरे एंड फार्मर नाम के साइंटिस्ट ने, मुरे एंड फार्मर नाम के साइंटिस्ट ने मियोसिस नाम का शब्द दिया था। इसमें हेप्लॉइड, इसमें जो सेल बनते हैं
एक डॉटर कोशिका से, मतलब एक मदर सेल से 4 डॉटर कोशिकाएं बनती हैं, और सब में अगर इसमें 2n मतलब 46 क्रोमोसोम है, तो बाकी सब में कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। होता है किसमें? सेक्स सेल्स में, स्पर्म और ओवम में। ठीक है। मियोसिस के मेन जो स्टेप है वो तो वही है, इंटरफेस होता है इसमें भी पहले। ठीक है, इसका पहला फेज क्या है? इंटरफेस। फिर इसका जो डिवीजन फेज होता है, जिसमें इसमें विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ये 2 तरीके से होता है। पहला होता है हेटेरोलाइटिक। क्या होता है? हेटेरोलाइटिक, विषम सूत्री विभाजन। विषम सूत्री में क्या होता है कि जो डिप्लॉइड कोशिका होती है उससे हैप्लॉइड कोशिका, अभी मैं बता रहा हूं इसके बारे में। जो द्विगुणित कोशिका होती है उससे अगुणित सेल बनते हैं। कहने का मतलब कि एक सेल से, इसमें हेटेरोटाइपिक में इसको हास डिवीजन भी बोलते हैं, इसमें जो एक मदर सेल होता है उससे 2 डॉटर सेल बनते हैं। कितने सेल बनते हैं? 2 डॉटर सेल। इसमें अगर 46 क्रोमोसोम है तो इनमें कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर होता है और फिर इन दो से कितने बनते हैं? 2-2। ठीक है, डी 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 डी। तो एक से कितने बन गए फाइनली? 4। एक से कितनी कोशिकाएं बन गई? 4 कोशिकाएं। तो इसमें जो डिवीजन होता है ना वो 2 होता है, तो हेटेरो और एक होमोलाइटिक। 2 तरीके के डिवीजन फेस होता है। कहने का मतलब कि जैसे वहां पे माइटोसिस एक बार में कंप्लीट हो जाती थी, यहां पे मियोसिस 2 बार में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में ये 2 कोशिकाएं, और मियोसिस 2 में यहां तो मियोसिस 1 मान लो और यहां पे मियोसिस 2। 2 से कितने बनते हैं? फिर से 4। 2 से कितने बनते हैं? 4। चलिए इसके बारे में भी हम एक एक फेस करके देखेंगे। पहले वाले को हास डिवीजन भी बोलते हैं, इसको हेटेरोलाइटिक को विषम, क्योंकि महिला और पुरुष के स्पर्म और ओवा में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। स्पर्म और ओवा में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। चलिए इस बात को आप बस एक सेकंड से ध्यान लो, फिर ये एंड ही हो जाएगा, फिर ये टॉपिक एंड हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ कौन सा पहले होता है, कौन सा बाद में होता है, किसमें ज्यादा अच्छे से क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, किसमें ज्यादा संघनन होता है, किसमें वो बीच से ऊपर की तरफ डिवाइड हो जाते हैं, पोल्स की तरफ खिंच जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन इससे आते हैं। ओके, कौन सा एंजाइम किसमें डीएनए रिप्लिकेशन कब होता है। तो अब बात करेंगे मियोसिस। तो मियोसिस 2 तरह से कंप्लीट होती है। एक होती है मियोसिस 1, इसको हेटेरोलाइटिक भी बोलते हैं, ठीक है, विषम भी बोलते हैं, और इसको रिडक्शन भी बोलते हैं। रिडक्शन क्यों? क्योंकि जो 46 क्रोमोसोम है वो रिड्यूस होके कितने रह जाएंगे डॉक्टर में? 23 रह जाएंगे, इसलिए इसको हास विभाजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हास विभाजन, कम हो जाना। इसमें भी वही 4 फेस होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं? वही 4 फेस होते हैं। प्रोफेज जो माइटोसिस में होते थे, प्रोफेज, जबकि इसका जो प्रोफेज होता है वो उसके मुकाबले माइटोसिस की तुलना में लंबा होता है। माइटोसिस की तुलना में क्या होता है? लंबा होता है, लॉन्ग होता है प्रोफेज। इसीलिए इसके प्रोफेज को 5 भागों में बांटा गया है। इसके प्रोफेज को कितने भागों में बांटा गया? सबसे लंबा होता है इसका प्रोफेज जो होता है 5 भागों में। ठीक है, लेप्टोटीन, पहले वाले को क्या बोलते हैं? लेप्टोटीन। मैंने क्या बताया? मियोसिस में भी 5 जारी होते हैं। पी में मियोसिस 1 में P1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मैंने क्या बताया? जो मियोसिस है अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें भी 4 फेज होते हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। लेकिन इसका जो प्रोफेज 1 होता है ये बहुत लंबा होता है, इसलिए उसको बाद में भी कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है भैया, इसको क्या बोल देंगे? जाइगोटीन। तीसरा होता है पैकीटीन। तीसरा क्या होता है? पैकीटीन। चौथा होता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन। और 5वां होता है डायाकाइनेसिस। डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस।
काइनेसिस। ये ट्रिक ब्रेक से नहीं है, LZP इनको ऐसे याद कर लेना, LZP डिप्लो डाई, ठीक है। LZP लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सब में अपना अपना कुछ ना कुछ खास चीजें होती है, कुछ ना कुछ क्या होती है, खास चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए, लेप्टोटीन, इसमें जो क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे धागे नुमा संरचनाओं में क्रोमोसोम क्रोमेटिड के रूप में इकट्ठे रहते हैं, ऐसे फैले रहते हैं। इसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, लंबे होते हैं और ज्यादा संघनन नहीं होता। जैसे ये जाइगोटीन के पास आते हैं तो आपस में सटके कुछ इस तरह की संरचनाएं बनाते हैं, आपस में सटके क्या बनाते हैं, कुछ इस तरह की संरचनाएं बनाते हैं, दो दो की, बाई है ना, तो इनको बोलते हैं बाईवेलेंट। क्या बोलते हैं, बाईवेलेंट। तो बाईवेलेंट का निर्माण कहां होता है, जाइगोटीन में, ठीक है। अब पैकेटीन में ये और सिकुड़ जाते हैं, पैकेटीन में क्या होते हैं, ये और सिकुड़ के और मिल जाते हैं, और मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवा का क्या होता है, आपस में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है भैया, क्रॉसिंग ओवर। तो लिख लेना, जो ये पैकेटीन नाम का फेस है, प्रोफेज का तीसरा, पैकेटीन नाम का जो फेज है, पैकेटीन, ठीक है, इस पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। जो जेनेटिक वेरिएशन होती है, जो माँ बाप की विशेषताएं बच्चों में आती हैं, तो वो विशेषताएं देखो, माँ बाप के जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो रहा है, जीन्स एक जगह से दूसरी जगह एक दूसरे को क्या कर रही हैं, सेट कर रही हैं। कहने का मतलब यहाँ पे लंबे लंबे क्रोमोसोम यहाँ पे इकट्ठे होके दो दो के ग्रुप में हुए, यहाँ पे और ज्यादा इकट्ठे हो गए, और इन बाईवेलेंट को यहाँ पे क्या कहने जाने लगा, टेट्रावेलेंट, चार चार का कुछ ग्रुप सा बना दिया गया, ठीक है। तो ये जो पैकेटीन होती है ना, इसी में पैकिंग होती है माता पिता की विशेषताओं की बच्चों के लिए। जैसे किसी का माथा पिता के लिए ऊपर होता है, किसी के बाल माता के ऊपर होते हैं, आंख पिता के ऊपर होती हैं, रंग, आंखों का कलर, ये सब जो जीन्स का वेरिएशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, किसमें होता है, पैकेटीन नाम के फेस में होता है, पैकेटीन में होता है। डिप्लोटीन में जाके ये जो होते हैं, ये और थोड़े से सिकुड़ जाते हैं और बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर कहां हो जाता है, यहां पे, या ये कह सकते हैं कि यहां पे टूटने भी लगते हैं, यहां पे ये टूटने भी लगते हैं आपस में, और एक दूसरे का टूट के, इसका टूटा मान लो एक, ये दूसरे से चिपक जाएगा, इस तरीके के वेरिएशन होने लगता है। और डाइकाइनेसिस तक पहुंचते पहुंचते इनके बीच में क्या बन जाती है, स्पिंडल फाइबर, याद है ना, इस तरीके के यहाँ पे जो फाइबर बनते थे, तंतु, जो इनको एक दूसरे को ऊपर नीचे खींचने का काम करेंगे, वो बन जाते हैं। तो कहने का मतलब, जैसा आपको याद है कि जो प्रोफेस होता था, उसके बाद में स्पिंडल फाइबर बन जाते थे, ये जो सेंट्रोसोम होते हैं, इनके बीच में क्या बन जाते थे, स्पिंडल फाइबर्स, और ये किससे अटैच हो जाते थे, क्रोमोसोम से। सेम टू सेम इसमें होता है, स्पिंडल फाइबर बन गए, प्रोफेस इन पांचों समस्याओं से निकल गया। प्रोफेस लंबा होता है, इसलिए पहले जो क्रोमेटिड क्रोमोसोम लंबे थे, इकट्ठे होके बाईवेलेंट, फिर इकट्ठे होके पैकिंग होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है माता पिता की जेनेटिक वेरिएशंस का, जीन्स का या डीएनए का एक दूसरे को लेन देन, फिर डिप्लोटीन और ज्यादा इकट्ठे होते हैं, डाइकाइनेसिस, बिल्कुल डाइकाइनेसिस तक पहुंचते पहुंचते प्रोफेस कंप्लीट हो जाता है, स्पिंडल फाइबर तरकु तंतु बन जाते हैं। तो LZP डाइपोल या डिप्लोटीन, और भैया लास्ट का डाइकाइनेसिस, इस तरह से आप याद कर लेना। उसके बाद में क्या होता है, फिर आ जाती है प्रोफेस के बाद में मेटाफेस 1, याद है ना मेटाफेस 1। तो मेटाफेस 1 में याद है कहां होते थे, जो क्रोमोसोम में कहां जाते थे, बीच में, यहां पे लाइन बना के खड़े हो जाते थे ना इस तरीके से। फिर क्या होता था, स्पिंडल फाइबर में रिपल्सन होता था, क्या जाता था, एनाफेस, ये सारे के सारे कहां पहुंच जाते थे, इस तरह पहुंच जाते थे ना, आधे टूट के ऊपर वी शेप में, आधे टूट के नीचे, इस तरह से पहुंच जाते थे। और टीलोफेस में क्या होता था, ये बिल्कुल अलग हो जाते थे, बिल्कुल क्या हो जाते थे, अलग। फिर आता था साइटोकाइनेसिस, ये एनाफेस 1 टीलोफेस 1। साइटोकाइनेसिस में जो बीच में साइटोप्लाज्म होती थी, कोशिका द्रव्य, वो कोशिका द्रव्य का विभाजन और अलग अलग
दो सेल बन जाते थे, दो सेल बन गए। अब इन दो सेल से, इन दो होमोलोगस सेल से चार सेल बनेंगे, दो और बनेंगे, ठीक है, दो इससे बनेंगे, दो किससे बनेंगे, इससे, और दो किससे बनेंगे, इससे। तो इन दो से कितने बन गए, एक दो तीन चार। इसी को बोलते हैं मियोसिस, कि एकमात्र सेल से, एकमात्र कोशिका से, एक मदर सेल से चार डॉटर सेल बनते हैं। और ये जो होता है ये कंप्लीट होता है मियोसिस दो नाम के उसमें, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन सेकंड फेज में। इसमें दोबारा से वही होते हैं प्रोफेज, आपको पता है ना भाई, इससे दो बनने, तो इसमें भी तो वही सारी चीजें होंगी बांटने के लिए, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, और लास्ट में टीलोफेज टू। फिर इनकी जो साइटोप्लाज्म है वो बट जाएगी, और एक से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, दो कोशिकाएं बन जाएंगी। तो टोटल कोशिकाएं चार, सब में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, आधी, 23। तो 2n सेल से 4n सेल्स बन जाएंगे। कहने का मतलब कि 46 कोशिका से स्टार्ट हुआ था, और 46 कोशिका वाले सेल से 2n, जो 46 क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम गुणसूत्र वाले सेल से चार बने, कितने कितने के, 23 के, ठीक है। पहले गुणसूत्र बराबर थे, फिर एक सेल बना आधे वाला, फिर इस सेल से आधे आधे वाले दो बने। तो कहने का मतलब इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है, जो गुणसूत्रों की संख्या है, वो आधी रह जाती है। इसीलिए मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। होता कहां पे, होता ये सेक्स क्रोमोसोम्स में, मतलब सेक्स सेल्स में होता है, स्पर्म और ओवा के फर्टिलाइजेशन में। फिर जायगोट बनता है, 23 और 23 मिलके जायगोट में कितने हो जाते हैं, 46 क्रोमोसोम जायगोट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम जायगोट के अंदर पाए जाते हैं। चलिए अब ये दो चार आप क्वेश्चन कर लीजिए, दो चार आप क्वेश्चंस कर लो फटाफट से। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। सेल साइकिल में कौन कौन से फेज होते हैं, कोशिका चक्र में कौन कौन से फेज होते हैं, फटाफट से बताइए। कोशिका चक्र में कितने फेज होते हैं, ऑर्डर से बताइए, पहली बात। दूसरी बात, अरेंज इन ऑर्डर, अरेंज इन ऑर्डर, क्रम से लगाइए, ये फेज आपको क्रम से लगाइए। मेटाफेज, 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 टीलोफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, प्रोफेज, एनाफेज, एनाफेज। फेज का मतलब एक क्रम, एक लेवल, बिल्कुल सही। तो जब आप सेल साइकिल के फेज को लगाओगे तो आपको तीन फेज मिलेंगे। सबसे पहले इंटरफेज, जिसमें सेल रेस्ट कर रहा होता है। उसके बाद में डिवीजन फेज, जिसे आप एम फेज भी बोलते हैं, एम फेज या विभाजन वाला। और तीसरी क्या होती है, साइटोकाइनेसिस, जब आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ऑर्डर में लगाओगे तो आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, पी मेट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी किसमें, 3, मेट 1, ए 4, टी, 3 1 4, 3 1 4 2, टेलोफेज, ठीक है। 3 1 4 2 इज योर करेक्ट आंसर। कि सर सबसे पहले पी, प्रोफेज, मेट, पी मेट, फिर मेटाफेज, एनाफेज, फिर टीलोफेज। पी मेट से ये ऑर्डर में डिवीजन वाले फेज लग जाएंगे। चलिए और बात करते हैं, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालते हैं। डैश डिवीजन, डैश डिवीजन प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड सेल्स, आधे क्रोमोसोम वाले सेल। यह प्रक्रिया, यह विभाजन
बहुत बार लिख लिख के है ना मेरी तरह गर्दन में दर्द होने लगा। यह विभाजन अगुणित कोशिकाओं को जन्म देता है, अगुणित कोशिकाओं को जन्म देता है, कोशिकाओं को। किस में? अगुणित कोशिकाएं। फिर आप क्वेश्चन बताओगे, डैश डिवीजन प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड सेल, द्विगुणित कोशिकाएं। यह डिवीजन, यह विभाजन द्विगुणित कोशिकाओं को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डैश प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल, 4 डॉटर या 4 संतति कोशिकाओं को जन्म देता है। और नेक्स्ट आ जाएगा, डैश प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल्स, 2 संतति कोशिकाओं को जन्म देता है। अब बता दो इनके आंसर फटाफट। बहुत अच्छे, शाबाश, थैंक यू, गुड गुड गुड, शाबाश। माइटोसिस डिप्लॉयड, मियोसिस हैप्लॉयड, वाह, गुड। पढ़ो भाई। डिवीजन किस में हैप्लॉयड होता है? मियोसिस। मियोसिस का हिंदी में नाम ही क्या होता है? अर्धसूत्री। आधे क्रोमोसोम रह जाते हैं। हैप का मतलब क्या होता है? आधा, हाफ, HALF, हाफ से समझ लेना हैप्लॉयड। माइटोसिस जिसको आप समसूत्री विभाजन बोलते हो, इसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है, डिप्लॉयड उतनी रहती है। 4 कोशिकाएं किस में बनती हैं? मियोसिस में। 4 कोशिकाएं किस में बनती हैं? अर्धसूत्री में। 2 किस में बनती हैं? माइटोसिस, समसूत्री में। चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, माइटोसिस टर्म किसने दी थी? माइटोसिस टर्म ये किसने दी थी? नेक्स्ट आता है, मियोसिस टर्म किसने दी थी? मियोसिस टर्म किसने दी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जेनेटिक वेरिएशन किससे आते हैं? जेनेटिक वेरिएशन किस विभाजन से आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अदर देन सेक्स सेल्स, अदर देन सेक्स सेल्स डिवीजन हैपन्स बाय, डिवीजन बाय, जो सेक्स सेल्स होते हैं उनके अलावा विभाजन किससे होता है? सेक्स सेल्स में किससे विभाजन होता है? ये बताइए जरा। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन फटाफट। अरे विवेकानंद आप पढ़ो बेटा, छोड़ो। ग्रिगोर मेंडल का नाम कहां से आ गया बाबू इसमें? ग्रिगोर मेंडल का नाम कहां से आ गया? आगे बताइए फटाफट। अरे कोई आंसर भी दे रहा है तुम्हारे बस की आंसर देना। बात कर रहे हो आपस में। बताइए फटाफट, शाबाश। विवेक तुम्हारी आईडी खोल दी है, ठीक है। क्या बात कर रहे हो यार, कहाँ गया मेरे प्यारे बच्चे? कोई तो आंसर दे दो इसका यार, ऐसे मत करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइटोसिस नाम का शब्द किसने दिया था? मैं बताया था, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग, ठीक है। इन्होंने 1882 में दिया था माइटोसिस। मियोसिस 1905 में JBS मूरे व फार्मर, फार्मर व मूरे नाम के साइंटिस्ट ने 1905 में, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन, माता पिता का जो वेरिएशन आती है बच्चों में, वो किसके द्वारा आती है? मियोसिस के द्वारा। किसके द्वारा आती है? मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से सेक्स सेल्स के अलावा जो बाकी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम सोमेटिक कोशिकाएं बोलते हैं, उनमें जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस से होता है। किससे होता है? माइटोसिस, मतलब समसूत्री विभाजन से, ठीक है ना। समसूत्री विभाजन से, ये समसूत्री विभाजन होता है सेक्स सेल के अलावा। और जो सेक्स सेल्स होते हैं, स्पर्म और ओवा, उनमें किससे होता है विभाजन? मियोसिस से। किससे होता है? मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन से। किससे होता है? अर्धसूत्री विभाजन से। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
डीएनए रिप्लीकेशन इज डन इन, जो डीएनए की कॉपी बनती है वो कौन से फेज में बनती है? डीएनए की जो कॉपी होती है, क्रोमोसोम की कॉपी कह लो, किस फेज में बनती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज, सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज। राजा तुम्हारा भी ओपन हो गया, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए की कॉपी किस में बनती है? सेल साइकिल का। चलो, इंटरफेज इज प्रीसीडेड बाय, इंटरफेज से पहले कौन सा फेज होता है? इंटरफेज से पहले कौन सा फेज होता है? फटाफट बताइए इनका आंसर। डीएनए रिप्लिकेशन गलत है बेटा, माइटोसिस में। कोई बात नहीं बनवारी, बाद में आंसर दे रहे हैं बच्चा जी, आ जाएंगे बेटा 270 भी, बहुत अच्छे। नहीं, क्यों कंपटीशन छोड़ रहे हो बेटा? पढ़ो अभी, देखो ये तो छोटी मोटी दिक्कतें आती है, फिर से पढ़ो। अब की बार 300/300 लाने की कोशिश करो। डीएनए रिप्लिकेशन एस फेज, सिंथेसिस फेज होता था एक, इंटरफेज में एक सिंथेसिस नाम का फेज होता था, उसमें होता है सिंथेसिस फेज में, इंटरफेज के सिंथेसिस फेज में। सेल कॉपी, सेल साइकिल का सबसे लंबा इंटरफेज होता है, सबसे ज्यादा सेल इसी में रहता है, ठीक है। और सेल इंटरफेज से पहला कौन सा होता है? साइटोकाइनेसिस। कौन सी होती है? साइटोकाइनेसिस। याद है ना, ये बताया था इस तरीके से बना के। तो यहां पे साइटोकाइनेसिस होती थी, फिर ये इंटरफेज, फिर पीमेट, तो वही वाला सीन है, सबसे लंबा इंटरफेज, और उससे पहले कौन सा होता है? साइटोकाइनेसिस। चलिए, और साइटोकाइनेसिस हो गया। चलिए, हाँ और देख लो कुछ अच्छा सा। हाँ, डैश एंजाइम अनविंड डीएनए डबल हेलिक्स, जो डीएनए के द्विकुंडल होते हैं उनको कौन खोलने का कार्य करता है? डीएनए के डी क्विंडल को कौन सा एंजाइम? डैश एंजाइम बाइंड फ्री न्यूक्लियोटाइड, खुलने के बाद में जो फ्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको बांधने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? ये बताइए दोनों। बहुत अच्छे। हेलिकेज, विवेकानंद ये बेटा आप बाद में आए हो शायद। सुमित बच्चा मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं नोट्स बनाने में बिजी हूं, व्हाट्सएप में बहुत कम चला रहा हूं। बिल्कुल सही। हेलिकेज हेलीकॉप्टर सा खोल देता है, जैसे हेलीकॉप्टर अपने पंखों को नहीं खोल देता, तो हेलिकेज नाम का एंजाइम होता है जो डीएनए के द्विकुंडल होते हैं, इन द्विकुंडलों को खोलने का काम करता है। उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड अलग, तो एक न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बॉन्ड से तो जुड़ी रहती है, जब ये अलग तो डीएनए पॉलीमरेज नाम का, पॉली माने मैनी, जो मैनी न्यूक्लियोटाइड को बांध देता है, डीएनए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम होता है वो काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बताने की? एक फेज जानना चाह रहा हूं। क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं, क्रोमोसोम अपने आप को कहीं इकट्ठे कर लेते हैं? इक्वेटर पे, ठीक है। ये कौन सा फेज हो सकता है जहां पे क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पे इकट्ठा कर लेते हैं? बीपीएससी की क्लास कीजिए बेटा, जो मैं हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह की करा रहा हूं, हिस्ट्री की करा रहा हूं, इकोनॉमिक्स की करा रहा हूं, ये भी क्वेश्चन आएंगे जो आपके बोर्ड पे है, सब आता है बीपीएससी में। मेटाफेज, भाई वाह, बहुत सही। कौन सा फेज होता है याद है ना? जब इक्वेटर पे आ जाते थे, इस तरह से आ जाते थे अपने आप को, कौन सा फेज होता है? मेटाफेज। चलिए बहुत अच्छे, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। और चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लो, आप लोग बता दो मुझे, बीसी कर देते हैं इसके। जो
मियोसिस का प्रोफेज 1 होता है, उसमें कितने फेज पाए जाते हैं? मियोसिस के प्रोफेज 1 में कितने फेज पाए जाते हैं? प्रोफेज 1 जो मियोसिस अर्धसूत्री का, उन्हें ऑर्डर से लिखिए, उन्हें ऑर्डर से लगाइए। कैसे लगाइए? क्रम या ऑर्डर से। और ये क्वेश्चन 19 में क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस फेज में, मतलब इन पांचों में से किस फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है? और लास्ट और कर लीजिए, स्पिंडल फाइबर किससे विकसित होते हैं? स्पिंडल फाइबर किससे विकसित होते हैं, मतलब किससे डेवलप होते हैं? जो तर्कु तंतु होते हैं जो क्रोमोसोम को एक से दूसरी जगह तक खींचते हैं, तर्कु तंतु किससे विकसित होते हैं? किससे विकसित होते हैं? आज 15-16 घंटे लगातार काम करने का रिकॉर्ड कर दिया मैंने, लगातार 15-16, 11 से, और अब 3 बज रहे होंगे, 2 या 3, 2 तो बज रहे होंगे, ठीक है। 11 से 2 कितने हो गए? कितना टाइम हो जाता बाबू? 11 से 11 12 घंटे और 15 घंटे लगातार काम हो गया मुझे, पेन चलाते चलाते। शाबाश। मैथ का भी चलेगा बेटा दीप्ति, कुछ दिन रुक जाओ बाबू, मैथ की क्लास की भी चलेगा। लेपो जाइगो पैकी डिप्लोडाया पैकेटीन और स्पेंडल फाइबर किस से विकसित होते हैं? हो जाएगा बेटा, हो जाएगा बनवारी, हो जाएगा, बिल्कुल सही, बहुत सही। 50 क्वेश्चन 15 दिन प्रैक्टिस सेट काफी है, हो जाएगा आपका, इस बार पहले से भी अच्छे आएंगे। तो बेटा इसमें 5 होते हैं, लेप्टोटीन, ठीक है, जाइगोटीन जिसमें बाइवेलेंट बनते हैं, पैकेटीन जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, इस क्रॉसिंग ओवर भी पैकेटीन नाम के में होता है, पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन और फिर डायाकाइनेसिस। ये 5 फेज होते हैं, मैंने पढ़ाया है, उसको आप देख लेना। और स्पिंडल फाइबर बाबू किससे विकसित होते हैं? क्वेश्चन ये है, सेंट्रोसोम, याद है ना, सेंट्रोसोम के बीच में तो होते हैं तारक काय, तारक काय से विकसित होते हैं, यही तो होते थे इधर वाले जो मैंने ऐसे करके जो बताया था, इन्हीं से तो विकसित होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना। बहुत बेहतरीन, 20 क्वेश्चन भी कर लिए इस पे, इस टॉपिक से, इससे ज्यादा नहीं आता है। 2-3 साइंटिस्टों के नाम आ जाते हैं। रॉबर्ट बर्चो ने बताया था सेल सेल से बनते हैं, ओमनिस सेल्यूलाई सेल्यूला। तो अपना अच्छे से ख्याल रखना। आप लोग प्लीज शेयर जरूर कर देना सभी लोग, अगर आप लोग थोड़ा भी लग रहा हो कि गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा है। लाइक कर देना सभी लोग और सब्सक्राइब कर देना। कल सुबह 7:30 बजे लेके आते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम की, यूपी पुलिस री एग्जाम स्ट्रेटेजी, कैसे आपको लोगों को री एग्जाम करना है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, पेपर कैसा ही आया हो, किसी को भी 300/300 नहीं लाने आपको। मैं जो बताऊंगा सिर्फ 200 प्लस नंबरों के लिए बताता हूं, 240 प्लस नंबरों के लिए, और जैसा कहूंगा उतना कर लोगे, 240 प्लस नंबर आ जाएंगे। 30 दिन है अभी, सितंबर के एंड तक आपके पेपर की डेट आ जाएगी, अगर फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल नहीं होती है तो। भगवान करे 29 तारीख में, परसों, कल 27 हो गई, 28, कल अगर फर्स्ट शिफ्ट भी कैंसिल हो जाती है तो आपकी मस्ती मस्ती है, मस्त मजे करना, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ बेहतरीन रहना, बेहतरीन कोशिश करना अपनी। और मेरे तो यूपी पुलिस एसआई में 5 नंबर और बढ़ गए, आज ही आए हैं, मतलब वो 5 नंबर पे जो डाउट डाल रखा था उसमें से एक क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, वो मेरा गलत कर रखा था, 3-4 क्वेश्चन और बढ़ गए। तो अब टॉप पे भी हो सकता है, यूपी टॉप भी हो सकता है अगर आप लोगों की दुआएं रही, ठीक है। चलिए ये बात तो सब छोटी सी है, टेंशन मत लेना। आप लोग यूपी पुलिस में कांस्टेबल मेरे साथ ही बन के ड्यूटी करोगे, टेंशन मत लो। गुरु चेले दोनों, छोटे भाई बड़े भाई, आराम से खाने में रहा करेंगे, मस्त, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ख्याल रखना, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहना, जिस भी कोर्स की आप पढ़ाई कर रहे हो, ओके बच्चा, ठीक है। न्यूज़पेपर, हाँ बनवारी, न्यूज़पेपर की तुमने बहुत अच्छी बात कही। चलो मैं कल तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना भी बताता हूँ यूपी पुलिस के मकसद से, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी है, ठीक है। मैं आपको कल न्यूज़पेपर पढ़ना भी बताता हूँ, ठीक है बच्चा। चलिए, हाँ पार्टी मिलेगी सबको, ख्याल रखना फिर अपना आप सभी।
टाटा बाय बाय सी यू।